सोचिए ये जो पूरा ब्रह्मांड है इतना बड़ा, इतना फैला हुआ, और इसमें एक नन्ही सी, बिल्कुल नन्ही सी नीली गेंद तैर रही है, हमारी पृथ्वी। कमाल है ना? हाँ बिल्कुल है। जब ऐसे सोचते हैं तो एहसास होता है कितना खास है। पर एक बात मतलब बहुत अजीब है, इस ग्रह पर लाखों तरह के जीव हैं, सब प्रकृति के साथ मिलके एक तालमेल में जीते हैं, सिवाय एक के। इंसान। हाँ, हम इंसान, हम अकेले हैं जो अपने ही घर को, अपनी ही दुनिया को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। डायनासोर्स को देखिए आप, करीब 16 करोड़ साल। सोचिए 16 करोड़ साल उन्होंने इस धरती पर राज किया। लंबा वक्त है, बहुत लंबा। और उनका अंत कैसे हुआ? किसी बाहरी वजह से, एक एस्ट्रॉइड ने। उन्होंने खुद मतलब अपने घर को मिटाने की कोशिश तो नहीं की। सही कहा। और हमें यहाँ आए हुए मुश्किल से 2 लाख साल हुए हैं। मुश्किल से। और हमने इस खूबसूरत ग्रह का जो हाल कर दिया है वो तो खैर हम सब देख ही रहे हैं। बिल्कुल। उन्होंने अपने घर से जंग नहीं छेड़ी थी जैसे हम छेड़ रहे हैं। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर बात करने वाले हैं उसका नाम है विनाश का दर्शन, धरती पर जीवन। इसमें ना सिर्फ कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हैं, बल्कि एक दार्शनिक नजरिए से ये समझने की कोशिश की गई है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। हाँ, और आज हमारी कोशिश, मतलब हमारा इरादा यही रहेगा कि हम इस रिश्ते को समझें, इंसान और प्रकृति के इस बिगड़ते रिश्ते को। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये हमारी सोच से, हमारे जीने के तरीके से जुड़ा है। बिल्कुल। तो चलिए इस सोच की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। जरूर। इसकी शुरुआत के लिए ना स्रोत में एक बड़ी दिलचस्प तुलना की गई है। 2 बच्चे हैं, 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं से। अच्छा। एक लंदन में रहता है, स्कूल जाता है। उससे पूछा गया, भाई जिंदगी क्या है? उसका जवाब था, सांस लेना, खाना, सोना, बस। सांस लेना, खाना, सोना, बस इतना ही? हाँ, मतलब बिल्कुल बेसिक। और दूसरा बच्चा? हाँ, दूसरा बच्चा अमेज़न के घने जंगलों में रहता है, एक आदिवासी कबीले का। उससे भी वही सवाल पूछा गया। और उसका जवाब? उसका जवाब सुनिए, जिंदगी पृथ्वी है, जंगल मेरी सांस है, नदी मेरा खून है, जानवर मेरे भाई हैं। सोचिए जरा, कितना फर्क है दोनों की सोच में। अरे ये तो जमीन आसमान का फर्क है। ये साफ दिखाता है कि कैसे हम, मतलब जिन्हें हम विकसित समाज कहते हैं, इन दीवारों और मशीनों के बीच अपना घर बनाते बनाते प्रकृति से कितने दूर हो गए हैं, कितने कट गए हैं। सही। लंदन वाले बच्चे के लिए जिंदगी बस उसके अपने शरीर और उसकी जरूरतों तक सिमट गई है। बिल्कुल। पर अमेज़न वाले बच्चे के लिए जिंदगी का मतलब है पूरी कायनात से जुड़ा होना, वो उसका हिस्सा है। और स्रोत का लेखक यहीं से एक बड़ा सवाल उठाता है। वो कहते हैं कि शायद मुसीबत उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन इंसान ने खुद को प्रकृति से अलग मानकर 4 दीवारों के अंदर अपना एक घर बना लिया। ये गहरा पॉइंट है। शुरू कर दिया। वो अपनापन कहीं पीछे छूट गया लगता है। हाँ, ये एक गहरा दार्शनिक बिंदु है। बिल्कुल। जब आप खुद को किसी चीज का हिस्सा नहीं मानते बल्कि उससे अलग और शायद अपने आप को बेहतर मानने लगते हैं, तो फिर उसका सम्मान करना, उसकी परवाह करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। वो घर जो हमें शायद सुरक्षित महसूस कराने के लिए बनाया गया था, शायद उसी ने हमें हमारे असली घर यानी इस प्रकृति से, इस धरती से बेगाना कर दिया। और जब ये अपनापन खत्म हुआ तो फिर क्या शुरू हुआ? बर्बादी। स्रोत में उन तरीकों की एक लंबी लिस्ट दी गई है जिनसे इंसान पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहा है। हाँ, क्या उसमें? अरे क्या नहीं है, प्लास्टिक का अंबार देख लीजिए, परमाणु बमों का खतरा है, जंगल कट रहे हैं लगातार, समुद्र में तेल फैलता रहता है, ये कभी ना खत्म होने वाले युद्ध। और इन सबके पीछे अगर देखें तो एक ही इंजन है जो काम कर रहा है, लालच, इंसानी लालच। और सबसे दुख की बात क्या है जानते हैं? स्रोत ये कहता है कि पृथ्वी को बचाने के लिए हमारे पास कोई सच्चा, कोई दिल से निकला कारण वो बचा ही नहीं है शायद। अच्छा। हाँ, हर चीज एक सौदा बन गई है, एक बिजनेस डील। कोई निस्वार्थ भाव वो दिखता ही नहीं है कहीं। हाँ, ये बात तो महसूस होती है। जैसे स्रोत में उदाहरण दिए गए हैं, ये जो हरे भरे जंगल हैं, ये क्या है? अब लकड़ी के ठेके हैं बस। लॉगिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, बस लकड़ी। विशाल समंदर, वो मछली पकड़ने के लाइसेंस बन गए हैं। फिशिंग इंडस्ट्रीज। अरे हद तो ये है कि हवा तक बिक्री है। हवा?
कैसे? प्रदूषण फैलाने के अधिकार, पोल्यूशन राइट्स। वो खरीदे और बेचे जा रहे हैं। मतलब हवा में जहर घोलने का भी अधिकार है अब। ये तस्वीर तो बहुत डरावनी है। स्रोत तो इंसान की तुलना एक वायरस से करता है। वायरस से? हाँ, जैसे कोई वायरस अपने मेजबान को, अपने होस्ट को ही धीरे धीरे खा जाता है, उसे खत्म कर देता है। कहीं इंसान भी पृथ्वी के लिए वही तो नहीं बन गया है? ये तो सोचने वाली बात है। प्रकृति की अपनी एक लय है ना? एक ताल है। सुबह चिड़िया सूरज के साथ जागती है, जंगल में हिरण मौसम के हिसाब से चलता है, एक संतुलन है। लेकिन इंसान की लय, वो तो अलार्म घड़ी से शुरू होती है और मुनाफे के टाइम टेबल पर जाकर खत्म होती है। बिल्कुल। हमने प्रकृति की आवाज सुननी ही बंद कर दी है, शायद इसलिए कि हम अपने ही बनाए शोर में इतने ज्यादा खो गए हैं। गाड़ियों का शोर, मशीनों का शोर, अपनी इच्छाओं का, अपनी महत्वाकांक्षाओं का शोर। वो शांति, वो जुड़ाव, वो कहीं गुम हो गया है लगता है। और ये सिर्फ कोई एहसास या फिलॉसफी की बात नहीं है, इसके ठोस सबूत है हमारे पास, आंकड़े। और ये आंकड़े इस कहानी को और भी ज्यादा भयानक बना देते हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए उन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं जो स्रोत में दिए गए हैं। ये वाकई हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। तैयार हैं आप सुनने के लिए? हाँ बिल्कुल, ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ किसी किताब की बातें नहीं है, ये हकीकत है, हमारी हकीकत। तो कहानी शुरू होती है करीब 1850 के दशक से। औद्योगिक क्रांति, बड़े पैमाने पर कोयला जलना शुरू हुआ। हाँ, स्टीम इंजन, फैक्ट्रियां। बिल्कुल। नतीजा, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, उसकी मात्रा भयानक तेजी से बढ़ने लगी। ये समझिए कि हमारी आज की जो बर्बादी है, उसकी नींव शायद तभी रख दी गई थी। फिर आया 1950 का दशक। एक नई चीज आई दुनिया में, प्लास्टिक। हाँ, प्लास्टिक तब तो बड़ा चमत्कारी लगा होगा। बिल्कुल लगा होगा, कितना आसान, कितना फायदेमंद। पर स्रोत बताता है कि तब से लेकर आज तक हमने अंदाजन 9 अरब टन, सोचिए 9 अरब टन से भी ज्यादा प्लास्टिक बना डाला है। 9 अरब टन, ये कितना ज्यादा है? बहुत ज्यादा। और इसका करीब 80% हिस्सा कहाँ गया? हमारे समंदरों में, नदियों में, जमीन में। ये प्लास्टिक अब हमारे पर्यावरण में एक तरह से जहर की तरह फैल चुका है, टूटता भी नहीं आसानी से। और जंगल, उनका क्या हुआ? जंगल 1970 के दशक तक आते आते दुनिया भर में जंगल काटना एक आम बात हो गई। अमेज़न का जंगल, जिसे दुनिया का फेफड़ा कहते हैं, हाँ, लंग्स ऑफ द प्लैनेट, वही, उसका लगभग 20% हिस्सा साफ हो गया। सोचिए, हम अपने ही फेफड़ों को काट रहे हैं, ऑक्सीजन कहां से आएगी फिर? ये तो बिल्कुल आत्मघाती कदम है। और बात यही नहीं रुकी। 2000 का दशक आते आते हमने देखा कि ग्लेशियर्स, मतलब बर्फ की वो विशाल चोटियां, वो तेजी से पिघल रही हैं। हाँ, खबरें आती रहती हैं। और उसका नतीजा, समंदर का जल स्तर बढ़ रहा है, तटीय शहर डूबने का खतरा बढ़ रहा है। ये सब सीधे सीधे जलवायु परिवर्तन का असर है, जिसके लिए काफी हद तक हम इंसान जिम्मेदार हैं। और आगे का अनुमान तो और भी डराने वाला है। स्रोत के मुताबिक 2025 तक, यानी बस कुछ ही साल में, समंदर में रहने वाली हर 4 में से 1 प्रजाति पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा होगा। हर 4 में से 1? बाप रे। हाँ, वजह यही माइक्रोप्लास्टिक और समंदर के पानी का बढ़ता अम्लीकरण, एसिडिफिकेशन, मतलब पानी धीरे धीरे ज्यादा तेजाबी होता जा रहा है, जो समुद्री जीवन के लिए घातक है। यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो ये है कि जिस धरती को बनने और संवरने में प्रकृति को लगभग 4 अरब साल लगे। 4 अरब साल? हाँ, उसे हमने महज पिछले 200 सालों में औद्योगिक क्रांति के बाद से इतना गहरा जख्म दे दिया है। ये हमारी तरक्की की रफ्तार और उसकी दिशा दोनों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। क्या यही है विकास जिसकी हम बात करते हैं? और विडंबना देखिए, कमाल की बात देखिए, हम मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने के सपने देख रहे हैं, अरबों खरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं ये जानने के लिए कि क्या वहाँ पानी है, क्या वहाँ जीवन हो सकता है। हाँ, मिशन मंगल। लेकिन अपने ही ग्रह के समंदर, जो जीवन से लबालब भरे हुए हैं, उन्हें साफ करने का कोई पक्का, कोई बड़ा प्लान हमारे पास नहीं है। ये कैसी प्राथमिकता है हमारी? ये कैसा विरोधाभास है? ये विरोधाभास ही शायद हमारी कहानी का सार है। हम बाहर खोज रहे हैं और अंदर जो है उसे खोते जा रहे हैं। इसी से जुड़ी एक छोटी सी कहानी स्रोत में, पर वो दिल को छू जाती है। एक वैज्ञानिक की कहानी है जो समंदर का अध्ययन करता था। अच्छा, क्या हुआ उसके साथ? एक दिन उसने रिसर्च के लिए एक मछली पकड़ी। जब वो उसकी जांच कर रहा था लेबोरेटरी में, तो मछली के पेट के अंदर उसे कोई चिप जैसी चीज मिली। चिप? हाँ, पहले उसे लगा शायद कोई ट्रैकिंग चिप हो, पर ध्यान से देखने पर पता चला
कि वो प्लास्टिक का एक छोटा सा टुकड़ा था, शायद किसी बॉटल का ढक्कन या उसी तरह की कोई चीज। हे भगवान, मछली के पेट में प्लास्टिक? हाँ, उस वैज्ञानिक ने अपनी डायरी में उस दिन कुछ लिखा, बहुत छोटी सी बात लिखी। उसने लिखा, जानवरों ने कभी प्लास्टिक नहीं बनाया, लेकिन वे इससे मर रहे हैं। उफ, ये बहुत गहरी बात कह दी उसने छोटी सी लाइन में, है ना? छोटी सी बात है पर कितनी गहरी चोट करती है। बिल्कुल। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। और स्रोत इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि जब आप कोई ऐसी चीज बनाते हैं जिसके नतीजे आप पूरी तरह समझ नहीं सकते, जिसका असर आपके काबू से बाहर हो, तो आप भगवान या निर्माता नहीं बनते। तो क्या बनते हैं? आप अनजाने में ही सही हत्यारे बन जाते हैं। ये तो बहुत कठोर शब्द है। हाँ, कठोर है पर सोचने वाला है। जैसे प्लास्टिक, किसने सोचा था कि ये एक दिन मछलियों के पेट में मिलेगा? या परमाणु बम, बनाने वालों ने शायद सोचा होगा कि ये शक्ति देगा, सुरक्षा देगा, पर ये तो पूरी इंसानियत को एक झटके में मिटाने की ताकत रखता है। सही बात है। रेडियोधर्मी कचरा है, जहरीले केमिकल हैं, युद्ध के हथियार, ये सब ऐसी ही चीजें हैं। हमने इन्हें बनाया, पर इनके जो दूरगामी अंजाम हैं, उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए स्रोत का निष्कर्ष थोड़ा कड़वा है, पर शायद सच्चा है। वो कहता है कि पृथ्वी के लिए इंसान कोई वरदान या कोई महान रचना नहीं है, बल्कि एक अपराधी की तरह है। अपराधी? हाँ, एक ऐसा अपराधी जो लगातार अपने ही घर को नुकसान पहुंचा रहा है, कभी जानबूझकर अपने लालच में, कभी अपनी नासमझी में। स्रोत एक और बहुत जरूरी बात की तरफ इशारा करता है। वो कहता है कि दुनिया की हर प्रजाति, हर जीव अपनी एक सीमा में रहता है। हाँ, ये बात सही है। शेर जंगल का राजा है, पर वो पूरी दुनिया पर कब्जा करने नहीं निकलता। व्हेल समंदर की रानी है, पर वो जमीन पर हुकूमत नहीं करना चाहती। हर किसी की अपनी जगह है, अपनी एक हद है, सिवाय एक के, इंसान। सही कहा। इंसान ने खुद को असीम मान लिया है। हमारी जरूरतें असीम, हमारी इच्छाएं असीम, हमारा लालच असीम। हमने कोई हद तय ही नहीं की अपने लिए। लेकिन स्रोत हमें याद दिलाता है कि अगर हम अपनी हदें तय नहीं करेंगे, तो फिर प्रकृति हमारी हद तय करेगी। और पृथ्वी का इतिहास यही बताता है ना, जब भी कोई प्रजाति प्रकृति के नियमों को तोड़ती है, संतुलन को बिगाड़ती है, तो उसका अंजाम क्या होता है? विलुप्ति, एक्सटिंक्शन। डायनासोर कितने ताकतवर थे, सोचिए जरा, करोड़ों साल राज किया उन्होंने, लेकिन जब माहौल बदला, प्रकृति का संतुलन बिगड़ा, तो वो मिट गए। बिल्कुल, प्रकृति के नियम सबसे ऊपर हैं। और अब स्रोत कहता है हमारी कहानी लिखी जा रही है, इंसान की कहानी। एक दिन आएगा जब पृथ्वी तो रहेगी हमेशा की तरह, वो शायद खुद को ठीक भी कर लेगी, भले ही उसमें लाखों साल लग जाए। हाँ, पृथ्वी बहुत लचीली है। लेकिन क्या हम रहेंगे, या हमारी कहानी का अंत भी डायनासोर जैसा ही होगा? ये सवाल अब हमारे सामने बहुत बड़ा होकर खड़ा है। तो ये जो विनाश का दर्शन है, ये असल में हमें एक आईना दिखा रहा है। ये बता रहा है कि हम सब जाने अनजाने में अपने ही घर को तोड़ने की एक अजीब सी लत का शिकार हो गए हैं। एक ऐसी लत जिसका अंत सिर्फ तबाही हो सकता है। लेकिन क्या सब कुछ खत्म हो गया है? क्या कोई उम्मीद बाकी नहीं है? स्रोत पूरी तरह नाउम्मीद भी नहीं है। अच्छा, क्या कहता है स्रोत? वो कहता है कि पृथ्वी हमसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रही है, उसे बस एक छोटी सी चीज चाहिए हमसे। छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। बिल्कुल। जैसे स्रोत में कहा गया है, जब आप एक पेड़ लगाते हैं तो आप सिर्फ पेड़ नहीं लगाते, आप आने वाले कल को, भविष्य को एक मौका देते हैं। सही बात। जब आप समंदर में कहीं भी बाहर प्लास्टिक की बोतल फेंकने से खुद को रोक लेते हैं, तो आप शायद किसी व्हेल, किसी कछुए या हजारों मछलियों की जान बचाते हैं। हर छोटा कदम मायने रखता है। और सबसे जरूरी शायद, जब आप एक पल रुक कर प्रकृति की आवाज सुनते हैं, हवा की सरसराहट, पत्तियों की खड़खड़ाहट, बारिश की बूंदें, चिड़ियों का गाना, तो आप असल में किसकी आवाज सुन रहे होते हैं? अपनी माँ की, धरती माँ की। उस आवाज से फिर से जुड़ना होगा। वो कनेक्शन जो हमने कहीं खो दिया है, उसे फिर से बनाना होगा। हाँ, वो जुड़ाव ही शायद कुंजी है। स्रोत में एक बहुत खूबसूरत लाइन है। वो कहती है, शायद पृथ्वी आज भी इसीलिए बची हुई है क्योंकि उसकी एक आदत है। क्या आदत? वो अपने दुश्मन को भी सुधरने का एक मौका जरूर देती है। शायद वो हमें भी ये आखिरी मौका दे रही है। ये तो बहुत उम्मीद भरी बात है। हाँ, विश्वासघात तो यही है कि इंसान ने प्रकृति का भरोसा तोड़ा है। मुक्ति तब मिलेगी जब इंसान खुद को प्रकृति का मालिक समझना बंद करेगा और उसका एक हिस्सा बनकर, एक विनम्र हिस्सा बनकर जीना सीखेगा।
जब हम साथ चलेंगे, उसके विरोध में नहीं। तो आखिरी चेतावनी बिल्कुल साफ है। अगर हमने आज अभी प्रकृति की इस पुकार को नहीं सुना, अगर हमने अपने तौर तरीके नहीं बदले, तो कल हम इतिहास की किताबों में सिर्फ एक और विलुप्त प्रजाति का नाम बनकर रह जाएंगे। जैसे डायनासोर, जैसे मैमथ। हाँ, एक और कहानी जिसका अंत दुखद था। तो अब सवाल हमारे लिए है और जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी है, क्या इंसान विनाश के इस रास्ते से वापस मुड़ सकता है? क्या हम प्रकृति के साथ दोबारा वो तालमेल, वो सामंजस्य बिठा सकते हैं, या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा और हम भी अपनी करनी का फल भुगतेंगे? इस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है।